तो हेलो फ्रेंड, चलिए जलालुद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ते हैं। तो बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। वे मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह के काल में भारत में रहे। उनकी प्रसिद्ध कृति है तारीख-ए-फिरोज शाही। बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया के भक्त और अमीर खुसरो के मित्र थे। तारीख-ए-फिरोज शाही में उन्होंने सुल्तान बलबन से लेकर सुल्तान फिरोज के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। बर्नी ने इस्लामिक राज्य पर बल दिया है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो फतवाए जहांदारी, तारीख-ए-फिरोज-शाही, सलात-ए-कबीर, हसरतनामा, सनाए मुहम्मदी, इनायतनामा-ए-इलाही, मासर-ए-सदात। फिर मुस्लिम शासकों पर मुस्लिम बर्नी को मुस्लिम शासकों का कौटिल्य कहा जाता है। जलाउद्दीन बर्नी द्वारा फतवे जहांदारी का लेखन किया गया। इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति माना जाता है। इसमें उन्होंने यह कहा कि मुस्लिम शासक को कुरान एवं शरीयत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उसे एक रूढ़िवादी एवं कट्टरवादी विचारक माना जाता है। बर्नी को एक रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचारक माना जाता है। बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत। तो बर्नी दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान लेखन कर रहा था, जिनका उन शासकों पर अत्यधिक प्रभाव भी था। बर्नी भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रवक्ता थे और मध्ययुगीन सामंतवादी शासन व्यवस्था के सिद्धांतकार थे। बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। नंबर 1, साम्राज्य के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। नंबर 2, राजशक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए और राजशक्ति के लिए वैधता एवं लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तृत सुझाव बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवाए जहांदारी में दिए हैं। आदर्श शासक के विचार में बर्नी के विचार। तो आदर्श शासक के विषय में बर्नी के क्या विचार है उनको देखते हैं। तो बर्नी ने महमूद गजनबी को आदर्श शासक माना तथा उसे ही सच्चा बादशाह कहा। बाद के बादशाहों को मोहम्मद की संतान माना। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था। उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करता है वही आदर्श है। वास्तविक शासक ईश्वर है तथा अन्य सांसारिक बादशाह तो ईश्वर के खिलौने हैं और बादशाही खुदा की नियामत है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक कि बादशाह पर उन लोगों का विश्वास हो। राजनीति और नैतिकता। तो बर्नी का मानना है कि शासक को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन में नैतिक और धार्मिक आचरण करना चाहिए, जिसका उल्लेख कुरान और शरीयत में है। परंतु उसने यह भी माना कि आवश्यकता पड़ने पर उसे नैतिक और धार्मिक साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे राज्य की सुरक्षा संभव हो सके। कल्याणकारी राज्य। तो बर्नी के अनुसार सुल्तान का मूल कार्य प्रजा का कल्याण करना होता है। उसके अनुसार शरीयत में यह उल्लेखित है कि वह धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उसे आम जनता की भलाई करनी चाहिए। कुलीनता यानी नोबिलिटी। बर्नी का मानना है कि सुल्तान को कर लगाने का अधिकार है, जिसे इक्ता कहा जाता है, और जमींदारों को इक्तादार कहा जाता था। उनके अनुसार सुल्तान को अपने सहायक या कुलीन का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उच्च कुलीन खानदान में पैदा हुआ हो तथा व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से सुल्तान के प्रति निष्ठा रखता हो, वह उचित राजनीतिक निर्णय ले सके। नेक्स्ट, उचित राजनीतिक निर्णय लेने के लिए उसमें ईश्वर का भय, इतिहास का ज्ञान, राज्य की जानकारी भी होनी चाहिए। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो बर्नी ने विधि को 2 रूपों में विभाजित किया। पहला शरीयत और दूसरा जवाबित। शरीयत पैगंबर साहब की शिक्षा और आचरण पर आधारित है, जबकि जवाबित सुल्तान द्वारा बनाई गई विधि है जो व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी है, जिसका उल्लेख शरीयत में नहीं है। परंतु बर्नी ने यह भी कहा है कि जवाबित का निर्माण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, यह शरीयत के विरोध में नहीं होना चाहिए। इससे आम लोगों के बीच सुल्तान की निष्ठा बढ़े और इसका आधार शरीयत भी होना चाहिए। सेना। तो दिल्ली सल्तनत के पास अत्यधिक विशाल सेना थी जो तुर्की मंगोल मॉडल पर आधारित थी। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1, पैदल सेना अथवा पायकस। दूसरा, घुड़सवार। तीसरा, हाथियों का दल। चौथा, सहायक सेना जैसे नाविक, जासूस इत्यादि। सेना में अनेक पद विद्यमान थे, जैसे खान, मलिक, अमीर, सिपा सलाहकार, अधिकारी तंत्र। तो शासन के संचालन और राजस्व एकत्रित करने के लिए बर्नी के द्वारा नौकरशाही का भी उल्लेख किया गया है।
जिसके लिए केंद्र, प्रांत तथा गांव को इकाई माना गया था। नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद वजीर का होता था, जिसका कार्य राज्य से राजस्व वसूलना था। इसे आजकल प्रधानमंत्री कहा जाता है। वजीर की सहायता के लिए नायाब, मुंसिफ, मुमालिक, मुस्ताफी इत्यादि थे। और केंद्र सरकार को दीवाने वजारत कहा जाता था, जिसका प्रधान वजीर होता था। राज्य स्तर का शासन मुफ्ती अथवा बली के द्वारा नियंत्रित होता था। इसके नीचे दीवान कार्य करता था, जिसे प्रांत का वजीर भी कहा जाता था। स्थानीय स्तर पर अथवा ग्रामीण स्तर पर सरकार परगना का नाम दिया गया था। इसका प्रधान मुकद्दम होता था, जिसे आज की भाषा में ग्राम प्रधान की भी संज्ञा दी जा सकती है। न्याय प्रणाली बर्नी के अनुसार न्यायालयों को सिविल और आपराधिक क्षेत्र में विभाजित किया गया था और न्यायाधीशों की नियुक्ति सुल्तान खुद करता था, जो स्वयं अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात कहा जाता था, जबकि प्रांतीय न्यायाधीश को सदर उल मुल्क कहा जाता था। धार्मिक मामलों को हल करते समय सुल्तान मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता लेता था, जबकि आर्थिक और भौतिक मामलों की सहायता के लिए काजी उल कुजात का उपयोग किया जाता था। न्याय प्रणाली में भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु न्यायिक आधार शरीयत ही होता था और न्याय प्रदान करने में धर्म को भी आधार बनाया जाता था। उसने फतवे का भी समर्थन किया है। बाजार पर नियंत्रण तो बर्नी के अनुसार बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत का निर्माण किया गया था, जबकि अनाज की मंडी के संचालन के लिए सवानाए मंडी का प्रावधान था, जिसके द्वारा बाजार में वजन, कीमतें एवं काला बाजारी को नियंत्रित किया जाता था, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से आम व्यक्ति में असंतोष बढ़ने की संभावना होती थी। उनके अनुसार प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य समस्याओं के दौरान करों की माफी भी की जाती थी। बादशाह कैसा होना चाहिए? तो बादशाह को न्याय पसंद होना चाहिए। शासन संबंधी कार्यों में न्याय से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। बादशाही के लिए इस्लाम का सम्मान स्थापित करना आवश्यक है। बिना ईरानियों के रीति रिवाज का पालन किए बादशाही संभव नहीं। दूरदर्शी बादशाह को किसी अपराध के लिए दंड देने का उचित समय एवं अवसर भली भांति समझना चाहिए। धूर्त, मक्कार एवं अत्याचारियों को कभी क्षमा प्रदान नहीं करनी चाहिए। राजा को कृपा, प्रोत्साहन, दान, कठोर दंड, अपमान, धन संपत्ति आदि उपायों से सुव्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। गैर मुस्लिम एवं मुस्लिम में बर्नी अंतर करता है तथा उसका मानना है कि गैर मुसलमानों को सुल्तान कभी भी मृत्युदंड दे सकता है, परंतु मुसलमानों को शरीयत के नियमों से परे हटकर मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। बर्नी के अनुसार समाज में असमानता सदैव विद्यमान नहीं है। बादशाह को कुलीनता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बादशाह को सेना की अधिकता एवं एकता बनाए रखना चाहिए। सेना को किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहिए व इसका ध्यान रखना चाहिए कि सेना संतुष्ट रहे। बादशाह को बाजार के भाव सस्ते रखने चाहिए। अकाल के समय खराज एवं जजिया नहीं लेना चाहिए। चोर बाजारी एवं जमाखोर तथा दाम को बहुत बढ़ा देना पाप है। बादशाह का राजकोष पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। करों में वृद्धि, नए कर लगाना, वसूलने का अधिकार होना चाहिए। फिर सुल्तान को राज्य की आमदनी में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। सुल्तान का कुरान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मोहम्मद साहब के धर्म में पूर्ण विश्वास हो। इबादत और रोजा करना चाहिए। बादशाह के आदेश पालन में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आलोचना बर्नी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने निष्पक्ष इतिहासकार की भूमिका नहीं निभाई। हिंदुओं के प्रति कठोर रवैया अपनाना और बादशाह को उन्हें समाप्त करने का आदेश भी देता था। बर्नी ने इतिहास को एक धर्म शाखा के रूप में दिखाने का प्रयास किया। फिर बर्नी 1283 से 1359 तक इसका टाइम पीरियड रहा और दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर था। और इसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे राजाओं के शासनकाल में ये मतलब रहा। फिर उसकी फतवाए जहांदारी जो बुक थी वो मुस्लिम जो राजा होते थे उनको काइंड ऑफ एडवाइजेस इसमें दी गई हैं, जिसके माध्यम से राजा रिलीजियस मेरिट और ग्रेटिट्यूड प्राप्त करेगा किसका, सब्जेक्ट्स का। और ये क्लासिक वर्क है स्टेट क्राफ्ट पर।
जिसे कि मैकियावेली के प्रिंस और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कंपेयर किया जा सकता है। बर्नी लाश को दो प्रकार से विभाजित करता है, पहला शरीयत, दूसरा जवाबित। शरीयत क्या होता था? शरीयत प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग और प्रैक्टिस होती थी, जबकि जवाबित स्टेट लॉज होते थे जिन्हें कि वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया, जिन्हें शरीयत फुलफिल करने में असक्षम था। बर्नी ने सुल्तान के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में एक डिस्टिंक्शन भेद पैदा किया है। बर्नी ने राजा को एडवाइस दी है कि वो शरीयत का पालन अपने पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों स्फीयर में करे, लेकिन उसने फ्लेक्सिबिलिटी को भी काइंड ऑफ अपनाया है। अगर इनकेस अगर राजा अपने प्राइवेट स्फीयर में शरीयत को पालन ना कर सके तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी उसने दी है। आर्मी को उसने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, इसमें फुट सोल्जर और जिन्हें पायक्स कहा जाता था, कैवलरी यानी हॉर्समैन की सेना, फिर वार एलिफेंट, एक्सिलरी फॉर एग्जांपल बोट्स, स्पाइसेज, ये सब होते थे। ब्यूरोक्रेसी सल्तनत पीरियड की बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता था, जो कि 3 स्तरों पर काम करता था, सेंटर, प्रोविंस और विलेज लेवल पर। और उसका जो प्रमुख कार्य होता था लैंड को मेजर करना और टैक्सों को फिक्स और कलेक्ट करना। मेन वर्क क्या क्या थे? तारीखे फिरोज शाही, ये 1357 AD में आता है। फतवाए जहांदारी ये 1358 से 59 के बीच में लिखा गया। सलवत कबीर, द ग्रेट प्रेयर्स, सनाए मोहम्मदी, प्रेजेज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद है ये। हसरतनामा, बुक्स ऑफ रिग्रेट्स, तारीखे बर्माकी, इनायतनामा इलाही, बुक्स ऑफ गॉड गिफ्ट्स, मसीर सदात ये गुड डीड्स ऑफ शहीद्स हैं, तो शहीद्स के अच्छे कर्मों की दास्तां है। लुबातुल तारीख, फतवाए डिंडारी,